ये पहचान वोटर से अच्छी और कोई नहीं कर सकता कि नेता जो है कौन सच बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। लखनऊ की ठिठुरती हुई ठंड और इलेक्शन का गर्माता हुआ माहौल। यूपी में आज हम मौजूद हैं लखनऊ में मिस्टर शरद प्रधान के साथ, जो कि अपनी बेबाकी की पत्रकारिता के लिए मशहूर हैं। इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में टीवीपी द वैलिड पॉइंट के। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि लखनऊ में और यूपी में हम ये लगातार देख रहे हैं कि धर्म और कास्ट चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर भाषण में इसको यूज़ किया जा रहा है। तो अगर हम धर्म और कास्ट को निकाल दें भाषणों में से और इलेक्शन में से, तो क्या कोई भी बेसिक मुद्दा नहीं बचेगा, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, बेरोज़गारी या महंगाई जैसे मुद्दों के ऊपर? क्या इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता अब यूपी में? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे ये इस तरीके का जो माहौल क्रिएट किया गया है, ये बीजेपी ने क्रिएट किया है और उसके रिएक्शन में दूसरे बोलने लगते हैं। तो बीजेपी वाले तो चाहते हैं कि आप उनसे एंगेज हो जाएं, उनके नैरेटिव पे आ जाएं, जो डिस्कोर्स वो तय करते हैं उस पे जाएं। तो बीजेपी वालों के पास ये जाहिर है कि कुछ बचा नहीं है। उनको अपनी खामियां छुपाने के लिए उनके पास यही कार्ड रहता है कि किसी तरीके से चीज़ को मजहब पे ले आओ, धर्म पे ले आओ, टू बी मोर डायरेक्ट हिंदू मुसलमान पे ले आओ। और वो घूम फिर के इतनी ब्लेटेंटली करने लगे हैं। पहले भी करते थे, पहले थोड़ी सी आँख की शर्म थी, अब वो ख़त्म हो गई है। क्या आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को भी हमने देखा है ध्रुवीकरण के मामले में इस तरह के भाषण देते हुए। अभी रिसेंटली भी हमने इस चीज़ को सुना है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस 19% की बात करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है ये। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बीजेपी द्वारा ही लाए गए, बीजेपी का वो प्लांट है मेरी नज़र में। तो वो बाकायदा बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए। तो जाहिर है उनको अब ये लड़ाने का काम कैसे हो पूरा, जब तक कि कोई रेज ना करे और दूसरा उसको अपोज ना करे। एक चिंगारी डाले और दूसरा पेट्रोल डाले। एग्जैक्टली। अभी हमने अपने होम मिनिस्टर का भी इंटरव्यू देखा था, जिसमें उन्होंने निज़ाम की एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों का नाम उसमें लिया। उन्होंने उसमें विकास दुबे या अजय मिश्रा जैसे लोगों का नाम नहीं लिया। मैं तो अभी आपसे कहा कि उनका पूरा उद्देश्य, पूरा फोकस इस इलेक्शन को हिंदू मुसलमान बनाने पे है। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से कौन सा उनका दिमाग चलता है अमित शाह का। वो और मोदी जो हैं, वो जब वो होते हैं तो कुछ भी मुमकिन है ऐसा ये इस काम करने में। तो उन्होंने जो निज़ाम का इस एक्रोनिम बनाया निज़ाम, अब उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इमरान मसूद, आज़म खान और मुख्तार अंसारी बना दिया। कैसे बनाया ये भगवान जाने, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और इमरान मसूद आज की डेट में कांग्रेस के लीडर्स हैं। आज़म खान को जेड से कैसे जोड़ दिया मुझे नहीं समझ में आया कि जेड से आज़म खान की स्पेलिंग कब से हो गई। शायद अमित शाह ने जो है वो अपनी कोई अलग नई स्पेलिंग बनाई होगी तो जेड में वो आ गए। और मतलब कोई लॉजिक नहीं है, महज पर्पस ये है कि 4-5 मुसलमान नाम ले दो, जिससे ये दिखे कि पहले सरकार मुसलमानों की थी, अब हम हिंदुओं की सरकार लाना चाहते हैं। मतलब इससे ज़्यादा गिरी हुई सोच और इससे ज़्यादा गिरी हुई बदजुबानी मैं कहूँगा ये नहीं हो सकती। और स्पेशली कमिंग फ्रॉम द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। कोई लीडर उल्टा सीधा कहे समझ में आता है। ये तमाम जो आजकल धर्म संसद करते हैं, जो अधर्मी काम करते हैं, बोलते धर्म संसद हैं, जैसे वो हरिद्वार में हेट स्पीच वाला हुआ था, तो उस तरीके के लोग बोले तो समझ में आता है। आफ्टर ऑल कंट्री है, डेमोक्रेसी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ बैठ करके वहाँ का होम मिनिस्टर ही ऐसे बोलेगा तो फिर तो हो गई, धज्जियाँ उड़ गई कानून की और कॉन्स्टिट्यूशन की। रिसेंटली योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया कि गांधी परिवार को हिंदू कहलाने का हक नहीं है। उन्होंने ट्वीट भी किया कि तो वो हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते, इनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। उन्होंने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू बता दिया। वो जो है मैंने बताया, इनके पास कुछ नहीं रहता है, तो ये घूम फिर के एक तो गांधी परिवार से इनको बड़ी
ज़ाती दुश्मनी है, क्योंकि उनको लगता है कि उसका एक ऐसा ऑरा बना हुआ है जो कि अब ख़त्म हो चुका है, ज़माने से हो गया, अब कोई पावर में भी नहीं है वो लोग, लेकिन इनके लिए अभी भी उनको उनसे बर्दाश्त नहीं लगता है। जैसे बीजेपी की नज़र में सबसे ज़्यादा खतरा उनको कांग्रेस से है, जो कि डेड पार्टी है। और लेकिन ये कह देना, ये अगेन पूरा पर्पस खाली इसके पीछे ये है, इस्तेमाल गांधी परिवार को कर रहे हैं, उसके पीछे फिर वही है, डिवाइड, हिंदू मुस्लिम डिवाइड, हिंदू पोलराइजेशन। अब कौन नहीं जानता, कोई भी अक्लमंद आदमी इस बात से अग्री करेगा, चाहे राहुल गांधी कितनी बेवकूफ़ियाँ करते हो, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व में डिफरेंस जो पढ़ा लिखा इंसान है वो ज़रूर समझता है। जो समझदार इंसान है, पढ़ा लिखे की भी ज़रूरत नहीं, पढ़े लिखे से मेरा मतलब है समझदार इंसान, क्योंकि हिंदुत्व जिस तरीके से ये ला रहे हैं उसमें और हिंदू में फ़र्क क्या है। हिंदू रिलीजन या फॉर एनी दैट मैटर एनी रिलीजन डज नॉट प्रीच हेट्रेड। हिंदुत्व जो इनका फॉर्म है वो सिर्फ हेट्रेड पे बेस्ड है, दूसरे से नफरत करो। तो वो कहना तो सरासर गलत है, और सिर्फ इस मकसद से है कि ये कह के लोगों को फंसा दें। ये अच्छा है कि फ़र्क लोगों को मालूम होना चाहिए कि हिंदुत्व में जो इनका जो पैटर्न ऑफ फॉर्म ऑफ हिंदुत्व है उसमें सब कुछ हेट्रेड पे बेस्ड है, और हेट्रेड अगेंस्ट एनीबडी जो मुसलमान वो हिंदू नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी तो आगे आई है बड़ी लेट, टू लेट इन द डे। अगर प्रियंका गांधी ये काम 3-4 साल पहले कर चुकी होती तो आज की डेट में सीधे चैलेंज दे रही होती योगी आदित्यनाथ को। आपको लगता है लेट आई हैं? यस, शी हैड द पोटेंशियल। हमने तो बहुत शुरू से ऑब्जर्व किया है प्रियंका को, उस ज़माने से जब राहुल गांधी और ये राजीव गांधी के साथ आया करते थे, बच्चे थे। राहुल गांधी को मैंने टॉय गन से खेलते हुए देखा है, वहीं पे लेके आया करते साथ में फादर के बैठ करके प्लेन। तो प्रियंका ऑलवेज हैड एक नेचुरल इंस्टिंक्ट थी टुवर्ड्स रिस्पॉन्डिंग टू पीपल। उसमें मैंने जो देखी एक स्पॉन्टेनिटी कहते हैं कि आपने कोई सवाल पूछा, खट से जवाब दिया उसने। आज की डेट में राहुल गांधी बहुत भले इंसान है, अच्छे इंसान है, बट मुझे नहीं लगता कि इज कट आउट टू रन द फॉर पॉलिटिक्स। अब वो माँ को अलाउ करना चाहिए था और साल पहले, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आज वो जितना मौका मिला है बहुत कम वक्त है, उसमें उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को फिर से कम पैरों पे खड़ा कर दिया, जो बिल्कुल ख़त्म थी पार्टी, जिसकी गिनती भी नहीं होती कि मैदान में प्लेयर है। आज की डेट में इतना कर दिया है कि लोग कॉग्निसेंस लेने लगे हैं कि कांग्रेस भी खेल में शामिल है। तो वो काम अगर और पहले कर दिया होता तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती। आज इनका सबसे बड़ा हैंडीकैप है कि उनके पास ज़िले में गांव में आदमी नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है। लेकिन मुझे लगता है जो प्रियंका कर रही हैं उसका घूम फिर के ऑपोजिशन, क्योंकि सारा ऑपोजिशन कंबाइन तो हुआ नहीं है, और नहीं हुआ तो एक तरीके से अच्छा है। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से प्रियंका मूव कर रही हैं वो कहीं भी अखिलेश के पाथ में नहीं आ रही हैं, जो एक अच्छा मूव है। कभी कभी ये रास्ते इस तरीके से अपनाने चाहिए कि जो मेन लड़ाई में है ऑपोजिशन, तो वो उसको जो है दूसरे के जो वोट बैंक को ना डेंट करे। और बीजेपी वही चाहती है। बीजेपी आप कई बार देखेंगे, बीजेपी माइंडेड लोग ये कहते हैं कि प्रियंका के आने से बड़ा अच्छा है, अखिलेश का मुस्लिम वोट बैंक हिट होगा। उनका सारा नज़रिया उस पर रहता है, जो कि नहीं है, जो प्रियंका इज़ नॉट डूइंग दैट। प्रियंका ने जिस तरीके से जो मूव्स करे हैं, जिस तरीके से वो लड़की बहुत, वो पहली बार हुआ है बरसों में कि कांग्रेस ने नैरेटिव सेट कर दिया है यूपी के इलेक्शन का। जो महिलाओं वाली बात करी, रिजर्वेशन की बात करी, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बहुत बढ़िया था। उससे सब ये चक्कर में आ गए, योगी से लेकर के मोदी तक। मोदी ने जो आज आप देख रही मैरिजेबल एज जो इंक्रीज़ करी है, वो महज इस वजह से कि समझ में नहीं आ रहा उनको कि कैसे इससे लड़ें। इन्होंने सोचा ही नहीं था। ये बहुत ही शी हैज़ टेकन देम बाय सरप्राइज। इवन इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल जब मैंने प्रियंका गांधी को इतने ज़्यादा एंथुजियाज़म के साथ यूपी में देखा। डू यू सी हर एज अ पीएम कैंडिडेट इन द कमिंग फ्यूचर? अभी इट्स टू अर्ली टू से दैट। शी हैज़ टू प्रूव हरसेल्फ। तो शी हैज़ टू प्रूव हरसेल्फ। ये एक ज़माने में लोग ये समझते थे पिछले इलेक्शन में कि अगर पिछले इलेक्शन में प्रियंका गांधी को यूपी का सीएम करके प्रोजेक्ट किया गया होता और पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होने के बाद, तो शी कुड हैव डन वंडर्स हियर। बट ये कि एक प्रॉब्लम क्या है गांधी फैमिली के साथ कि वहाँ पे वो सोचते हैं कि जब
पैदा होते ही प्राइम मिनिस्टर बने आदमी। दे डोंट थिंक ऑफ गोइंग अप थ्रू द लैडर, अप द लैडर। तो वो चीज़ निकलनी चाहिए। वो हिस्टोरिकल चीज़ हो गई कि आपको फैमिली के नाम पे कब तक लोग वो करेंगे। और तो इसलिए उनको बदलने की ज़रूरत है। वहाँ अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको प्रोमिनेंस में लाया जाए। और ये जो नहीं तो ये साइकोफेंसी के बूते पे पार्टी नहीं पनप सकती। एक चीज़ मैं और आपने जो पूछा था वो एक्सीडेंटल हिंदू वाला, उसका मैं याद दिला दूँ, किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि योगी को कहा था कि एक्सीडेंटल योगी हैं किसी कांग्रेस के स्पोक्समैन ने कहा, क्योंकि ये फैक्ट है, उनका बैकग्राउंड कोई योगी वाला नहीं था। ये बाई एक्सीडेंट आए, ये लगे तो हुए थे अपने केस पुश करने में। तो जैसे वो कहते हैं ना डार्क हॉर्स, तो एक तरीके से वही आए। मनोज सिन्हा को लास्ट मिनट पे चेंज किया गया। हाँ, इवन बीजेपी वोटर्स के लिए भी ये बहुत शॉकिंग था। वोटर्स, वो एमएलए जो बैठे थे, मैंने तो योगी आदित्यनाथ पे बुक लिखी है, तो उसमें हमें तमाम उन एमएलए ने जो इलेक्ट होके आए थे और उस मीटिंग में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कौन लीडर होगा, तो बोल रहे थे हम लोग सब शॉक थे कि जैसे ही ये शख्स दिखा कि भाई ये तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, तो ये कहाँ से आ गया। तो सबके समझ में आ गया कि ये जो है वहाँ से प्लांट करेंगे। शुरू में जब इलेक्शन शुरू हो रहा था तो लग रहा था कि अखिलेश बहुत वीक फुटिंग पर हैं और योगी आदित्यनाथ के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ये। और क्योंकि अखिलेश बैठे भी हुए थे घर में, मायावती घर में बैठी हुई, अखिलेश घर में बैठे हुए, तो लग रहा था ऑपोजिशन तो इज डेड। प्रियंका गांधी ने शुरू किया कुछ, तो उसके बाद ये हरकत में आए। वही सवाल मैं आपसे फिर से करूंगी कि अगर बीजेपी आ जाती है पावर में इस बार फिर से यूपी में, तो क्या आपको लगता है कि वो फिर से योगी आदित्यनाथ को ही चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? जो इंडिकेशंस हैं आज की डेट में, अभी तो कहना इट्स टू अर्ली, लेकिन पहली चीज़ तो जीत जाए। दूसरा, मोदी की तमाम कोशिशों से कि वोट तो मोदी के नाम पे मिलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मोदी मैजिक कहा जाए, जो भी कहा जाए, तो वो अगर इंडिकेशन आज की डेट में यही है कि अगर वापस आ जाती है बीजेपी यूपी में, तो मुश्किल है कि इनको रिपीट किया जाएगा। समाजवादी पार्टी इस टाइम डिफेंसिव मोड पर, जहाँ तक दिखाई देता है, डिफेंसिव मोड पर ज़्यादा दिखाई देती है रादर अटैकिंग मोड पर। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत कमियां हैं अखिलेश यादव के कैंपेन में भी, और वो उस तरीके से फुल गियर में, टॉप गियर में नहीं दिखते हैं जैसा कि एक की अपोजिशन पार्टी को होना चाहिए। पहले तो रिलक्टेंट लग रहे थे, उतर नहीं रहे थे मैदान में। जब उतरने लगे और रिस्पांस अच्छा दिखा, तो उम्मीद की जा रही थी कि वो और जोश दिखने लगेगा। जोश विजिबल होना चाहिए ज़मीन पे। जिस तरीके का जो आदमी होता है ग्राउंड पे, वो इम्प्रेस होता है आदमी की ओरेटरी से, आदमी के बोलने से, क्या इश्यूज रेज कर रहा है। और स्पेशली जब जनता उनको इतना लाइक कर रही है, जब इतने स्पेशली यूथ बहुत आ रहा है जी। ये यूथ है जो टर्न करता है टाइड को। ये यूपी के इलेक्शंस में 2007 में मुलायम को हटाने के लिए मायावती आई, 2012 में मायावती को हटाने के लिए वोट पड़ा और अखिलेश आए, उसके बाद अखिलेश को हटाने के लिए वोट पड़ा। ये सारा यूथ है। लकीली अच्छा है, डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि यूथ जो है वो किसी आइडियोलॉजी से बंधा नहीं होता है, और वो देखता है कि तुमने हमारे लिए किया क्या, जो डेमोक्रेसी में राइट है सिटीजन का जानने का कि भाई आपने हमारे लिए। तो हर स्टेज में ये यूथ है जिसने टर्न करा है। तो इस इलेक्शन में भी ये माना जा रहा है कि शायद इस बार भी वही हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, और वोट शायद इसलिए ना पड़े कि सारे लोग अखिलेश के लिए उमड़ रहे हैं, इसलिए भी कि लोगों की नाराज़गी है इस सरकार से। ज़मीन पर जब जा रहे हैं तो इनको ज़रूरी है वोटर को बार बार याद दिलाना कि सरकार की कमियां क्या रही हैं और किस तरह से कि वो स्कोर कर सकते हैं। ये इन अखिलेश की प्रॉब्लम ये है कि ये उन्हीं के डिस्कोर्स में फंस जाते हैं। वो लोग जो सेट करते हैं, अब अखिलेश ने भी बेवकूफ़ी का काम किया, जिन्ना का नाम ले दिया। जिन्ना का नाम, कोई जिन्ना के नाम लेने से हिंदुस्तान में कौन मुसलमान खुश हो जाएगा, मुझे नहीं समझ में आता। कोई मुझे एक मुसलमान आप दिखा दीजिए जो हिंदुस्तान में जिन्ना के नाम से खुश हो जाए। नहीं लेना चाहता। तो उसके वो बेवकूफ़ी का काम किया, लेकिन उनको शायद बाद में एहसास हो गया, खामोश हो गए। उसके बाद हाँ उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से जाप करना शुरू कर दिया है बीजेपी वालों ने, इन्होंने जिन्ना का नाम 1000 बार लिया होगा।
उन्होंने एक बार लिया, इन्होंने इन्होंने बहुत 1000 बार लिया। और आईटी की रेट वाले में भी हमने यही देखा कि उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, उन्होंने खुद ही नाम ले लिया कि आप गलत जगह पे चले। Yes. अब वो पार्टी रेट्स, अब ये देखिए, ये चीज़ें जो मैंने कहा ना, अब कोई आग की शर्म नहीं है कि इलेक्शन है, हम तुम्हें देख लेंगे। जैसे सड़क पे लड़ते हैं ना, स्ट्रीट फाइट, राइट, कि अच्छा तुमने ये किया, अभी हम अपने आदमी को लेके आते हैं, अभी तुम्हें सबक सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा लगा दो इनको, मतलब वो बिल्कुल वैसा हो गया कि जैसे कोई बोलता ना मारो साले को, तो वो हो गया। लेकिन ये चीज़ एक ऑप्टिमिज्म है में, जिस तरह इन्होंने बंगाल में भी किया था, और बंगाल में इनको तमाचा पड़ा बड़ी बुरी तरीके का। दैट फर्स्ट टाइम कि नरेंद्र मोदी को पब्लिक का तमाचा पड़ा, और लेकिन वहाँ पे थी ममता। हाँ, तो व्हाट यू नीड इन यूपी इज़ अ ममता लाइक अखिलेश। लेकिन अखिलेश को यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, जो इनकी कमियां रही हैं, जो इनके झूठ हैं, उनको उजागर करना पड़ेगा। अरे आप बताओ, जो आपने एक्चुअल किया तो उसके बारे में नहीं बताते हैं कि इन्होंने एक्सप्रेसवे पहली बार हिंदुस्तान में, लखनऊ से आगरा का जो एक्सप्रेसवे बनाया था 301 किलोमीटर का, वो 23 महीने में खड़ा हो गया था। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के परमिशन नहीं दी और इनॉग्रेशन बाद में किया। अब ये बात नहीं बोलते हैं अखिलेश कि हमने 23 महीने खड़ा किया था, आप 56 महीने में खड़ा नहीं कर पाए। कंप्लीट नहीं है कोई भी एक्सप्रेसवे इनके आज की डेट में। मतलब ये काम इनका है, समाजवादी पार्टी वालों का। ये एंगेज हो जाते हैं जिन्ना फिरना में, बेवकूफ़ी का काम। तो इस तरीके से नहीं लड़ सकते। जितना इनका झूठ है उसको हाईलाइट करना पड़ेगा लोग, नहीं तो लोग इनके झूठ के बम्बार्डमेंट में भूल जाएंगे कि हकीकत क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सर, आखिर में आप कुछ हमारे ऑडियंस के लिए अगर कहना चाहते हैं तो आप प्लीज़, यू आर फ्री टू से एनीथिंग। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि लोगों को आँख खुली रखनी चाहिए, कान खुले रखने चाहिए और दिमाग खुला रखना चाहिए। ये पहचान वोटर से अच्छी और कोई नहीं कर सकता कि नेता जो है कौन सच बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, और कौन झूठ बोल रहा है, और कहाँ किस हद तक झूठ बोल रहा है। ये सबसे बड़ी पहचान वोटर को ही होती है। Thank you very much from the entire team of TVP for the interview today. Thank you very much, sir.